और उससे भी ज्यादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली, जिसने भारत स्वाभिमान अभियान को बनाने में भूमिका निभाई, कि ये गरीबी आजादी के बाद लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय के आंकड़े हैं कि 4.5 करोड़ लोग गरीब थे इस देश में। अब आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। क्या भयावह परिस्थिति है। आजादी के 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए। 11 योजनाएं बनी, और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। एक योजना बनती है ना पंचवार्षिक, जिसको आप 5 ईयर प्लान कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा होता है गरीबी हटाना, गरीबी मिटाना। उसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट होता है एक योजना का। ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी हैं, माने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार। 4.5 करोड़ से अब 84 करोड़ हो गए। मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आजाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा। 250 साल इस देश पर उन्होंने शासन किया, लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया, तो हम गरीब हो गए 4.5 करोड़। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद तो 84 करोड़ लोगों की गरीबी। ये बात हमको पच नहीं पाई, हजम नहीं हो पाई। तो हमने इस दिशा में शोध करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है। तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण हैं। उनमें से एक है, वो आपके मन में भी आता है, मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि राजीव भाई, गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी सरकार बताती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख है, इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है। माने एक ऑस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल। तो इसका मैंने जानने का कोशिश की, अभ्यास किया, तो पता चला जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 1947 में हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़ के आसपास थे, 32 करोड़ 80 लाख, 33 करोड़ थे। अब 2009 में हम 115 करोड़ हैं। इसका माने जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो गरीबी इस समय 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई, ये समझ में नहीं आता। गणित का साधारण सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। तो 12 करोड़ 15 करोड़ गरीब हो जाते, हम 4.5 करोड़ थे, 15 करोड़ हो जाते। लेकिन हम तो 84 करोड़ कहां से हो गए, ये कोई गंभीर बात है। और इस गंभीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंभीर बात पैदा हुई है पिछले 62 साल में भारत के राजनीतिक भ्रष्टाचार से। हमारे देश में 62 साल में भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ा है। 1947 में भारत के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था, बर्बाद होता था, उससे 21 गुना ज्यादा अब होता है। तब सीधी सीधी सी बात समझ में आती है। भ्रष्टाचार माने लूट आपके धन और संपत्ति की। तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है। तो इस देश की भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बड़ा कारण है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। आपने उनकी वो बात याद रखी होगी। वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, तो उस आदमी के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते। और उन्होंने खुद कहा था संसद में
कि बीच के जो 85 पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिलके खा जाते हैं। माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका 85% लूट हो जाती है। और ये राजीव गांधी ने कहा था 1984 में। उस समय भ्रष्टाचार कुछ कम था, अब 2009 आ गया। अब तो हमारे देश में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो 1 रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक 7 से 8 पैसा ही पहुंचता है। अब तो हालत और खराब हो गई। आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहां है? ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। फिर लूटने के बाद ये पैसा कहां जाता है? ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है? हमने एक दिन आंकड़े बनाए, सरकार के अलग अलग विभागों से इकट्ठे किए। केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है हर साल। कुछ नाम है उस टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ऐसे केंद्र सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है। उसमें पूरे देश के लोगों से 6.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की अलग लेती है। 31 राज्यों की राज्य सरकार हर साल हमसे 12 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती है कुल मिलाकर। फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लेता है, नगर पालिका टैक्स लेती है। तो भारत देश में जितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है करीब 1400 से ज्यादा है, 1400 से ज्यादा वो टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे हर साल। मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का तुम करते क्या हो? कहते हैं जी विकास करते हैं इसका। तो 20 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें, टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता है। एक ही साल में, 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही साल। 20 लाख करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठे कर लें आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम कर लेंगे इस काम को, क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है। हम भी वही दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार के अधिकारी खाते हैं। कोई बहुत होशियार तो है नहीं, हमारे ही बीच में से गए हैं। तो अगर इनको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाएं, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें। मान लो इतना सोना आता है कि 6,35,365 गांवों की एक एक सड़क सोने से बन सकती है। माने 20 लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, कारखाना, तो इतने कारखाने लगेंगे कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में। तो 20 लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं, दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर करेंगे क्या? चौथे साल क्या करेंगे? 20 लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल। तो चलो स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, सब करने के बाद फिर 5वें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए। भजन करें, प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये 20 लाख करोड़ तो सामने रखा है, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं, ये रकम अगर 5 साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए
और ये नेता 62 साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का। चक्कर क्या है? तो चक्कर दूसरा है। चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे हैं। लूट लूट के घर भर रहे हैं। मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है। जन्म कुंडली मतलब ये नहीं, वो ज्योतिष वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। दूसरी जन्म कुंडली वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था, और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया। अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं, और ये सब ऊंचे स्तर के हैं, छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं। ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं, कोई मंत्री, कोई कुछ, उनकी बात कर रहा हूं। राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं। तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं, आप वैसे बहुत होशियार हैं, समझ जाएंगे। एक नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं। 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, टूटी साइकिल नहीं थी। बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे। चाय पीने के लिए पैसा नहीं था, और मां बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे। आज उस नेता के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको, गांव गांव ले जाके। बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है। उस दूरी में जितने गांव आते हैं, उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है, एक नेता ने। हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम है, जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी। और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन है। ऐसी लूट मची हुई है इस देश में। एक और बताता हूं, एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में, बंबई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था। भाजी मतलब पालक, मेथी, सब्जी बेचता था, माफ करिएगा सब्जी, भाजी मराठी शब्द है, सब्जी बेचता है स्टेशन पे बैठ के। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। बीस साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और ये जो नेता है ना, इनके कुछ एजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों नेता है ना, इनका एक एजेंट है पूना में। उसको एक बार हम मिले थे, वो कहता है कि मेरे पास 72,000 करोड़ की संपत्ति है। तीनों का बाप है वो। और थोड़े दिन पहले सीबीआई ने बताया, सीबीआई आप जानते हैं इस देश की जांच करने वाली संस्था, और एक दूसरी संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ, और एक संस्था है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। ये तीनों बोलते हैं कि उस एजेंट का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता है, उसमें 72,000 करोड़ जमा है। जब हम उसको मिले थे तो पूछा, भाई तुम्हारा 72,000 करोड़ कैसे हो गया? तो उसने कहा कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूं, ऐसे हो गया। तो हमने कहा नाम बता दो। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? तो वो कहता मेरा नार्को टेस्ट करा दो, फिर मैं सब बता दूंगा। ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे मुझको, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। तो आप ऐसा करो, मेरे ऊपर मुकदमा करो। वो खुद कहता है मेरे ऊपर केस करो, मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, उसमें सब बोल दूंगा मैं, तो मेरी जान भी बचेगी
और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन बेईमान है। वो खुद कहता है। ऐसी लूटखोरी हो। अब एक सोचो, एक आदमी ने 72,000 करोड़ जमा कर रखा है। मजाक है? मध्य प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है एक आदमी के पास। और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे तो उनकी सूची बनते 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 80,000 है। 80,000। एक का नाम मैंने बताया, पूना में है, उसका नाम है हसन अली, जिसके पास 72,000 करोड़ है। वो नेता नहीं है, नेताओं का एजेंट है। तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर 80,000 लोगों की लंबी सूची है। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूट रखा है। और क्या किया है? जमा कर रखा है स्विट्जरलैंड की बैंकों में। जैसे अपने देश में बैंक होती है ना, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कनारा बैंक, ऐसे स्विट्जरलैंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंक हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। ऐसी 36 बैंकें हैं उस देश में। उनमें नेताओं के खाते खुले हुए, उनमें ये पैसे जमा है। अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं, उसमें पैसे जमा है। और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेन देन करते हैं, उनके खाते खुले हुए हैं, उनका पैसा जमा है। अब ये कितना पैसा है? तो स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक समूह है, एसोसिएशन, जैसे भारत में होता है वैसे वहां भी होता है। उसका नाम है स्विस बैंक एसोसिएशन। उन्होंने ये बताया पिछले साल कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें 1,500 अरब डॉलर जमा है। इसको अगर गणित से हम मदद करके निकालें रुपए में, $1 में 50 रुपए होते हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। तो 1,500 में 100 करोड़ का गुणा करो, फिर उसमें 50 का गुणा करो, तो ये 75 लाख करोड़ रुपए है। इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है। और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो धन जमा है 75 लाख करोड़, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है। हमारे जो रॉ के अधिकारी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनका और भी जगह है। एक जगह है पनामा नाम का एक छोटा सा देश है, वहां भी पैसा है भारतवासियों का। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ, वहां पे भी है। एक देश है, उसका नाम है लीचेस्टन, वहां पे भी है। तो दूसरे अन्य बैंकों में 35 लाख करोड़ और रखा हुआ है, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए जमा है। और पिछले 62 साल में इतना ही धन पंचवार्षिक योजनाओं के लिए आवंटित हुआ है। इतना ही पूरा इन्होंने लूट के जमा कर रखा है। फिर आप बोलेंगे कि अगर सारा का सारा धन लूट के इन्होंने जमा कर रखा है तो पिछले 62 साल में थोड़ा बहुत जो विकास का काम हुआ है, कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ पुल बने हैं, कुछ फ्लाईओवर बने हैं, कुछ तो हुआ है ना, कुछ कॉलेज बने हैं, कुछ कारखाने लगे हैं, ये कहां से हुआ है फिर? तो इस पर जब हमने अध्ययन किया तो पता चला ये सब कर्जे से किया है। हमारा आपका पैसा जो टैक्स का था वो तो सब लूट के जमा कर दिया स्विस बैंक में, और 62 साल में जो थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ है उसके लिए कर्ज ले रखा है। केंद्र सरकार ने कर्ज लिया हुआ है 18 लाख करोड़ का, और जो राज्य सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे सब, इन्होंने 31 राज्य सरकारों ने ले रखा है और 16 लाख करोड़ का। तो लगभग 32 लाख करोड़ इतना कर्ज ले रखा है। उस कर्जे से ये काम हुआ है जो दिखाई देता है आपको। एक सड़क बनी है ना जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, गोल्डन क्वेड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये पूरा कर्ज से बना है।
आप कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है, वो पूरी कर्ज से बनी, जापान से कर्ज लिया है। ये सड़कें बनाने के लिए अमेरिका यूरोप के देशों से कर्ज लिया है। फिर ये जो फ्लाईओवर बने हुए हैं, ये कुछ बड़े बड़े होटल बन गए हैं, सरकार के कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सब कर्जे का है। कर्ज ले रखा है 32 लाख करोड़ का। और अभी मुझे एक और बात पता चली कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 32 लाख करोड़ का ले रखा है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने 2 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है पूरे देश में। अभी तो मैं थोड़े दिन पहले कर्नाटक गया था। कर्नाटक में एक जिला है, उसका नाम है उडुपी। उडुपी जिले में एक गांव है, उसका नाम है पुत्तूर। उस गांव की ग्राम पंचायत ने विदेशी कर्ज ले रखा है। पुत्तूर ग्राम की ग्राम पंचायत के सरपंच को मैंने पूछा, भैया तुमने ये विदेशी कर्ज क्यों ले लिया? तो उसने कहा कि जब प्रधानमंत्री ले सकता मैं क्यों नहीं ले सकता? वो देश का प्रधानमंत्री है, मैं गांव का प्रधानमंत्री, मैं भी ले सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारी जुगाड़ कैसे लगी ये कर्ज लेने की? कैसे कनेक्शन बना तुम्हारा? तुम वर्ल्ड बैंक कैसे पहुंच गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार के अधिकारी कर्ज लेने जाते हैं, इन्हीं से मेरी दोस्ती हो गई, इन्होंने मुझे बता दिया, मैंने एप्लीकेशन दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में, उन्होंने कर्ज दे दिया। मैं बोला ऐसे ही दे दिया? उसने कहा नहीं, पूरे गांव की संपत्ति गिरवी रख के मैंने कर्ज ले लिया। और ये जो पुत्तूर गांव है ना, ये बड़ा अच्छा गांव है। आप पूछेंगे क्या अच्छाई है? चंदन की लकड़ी के जंगल हैं उनके पास। चंदन की लकड़ी आप जानते हैं सबसे महंगी है। उस इलाके में सबसे घने जंगल है, और जंगल इतने ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां। पुत्तूर गांव में जब मैं गया तो वहां के सरपंच ने कहा 6 महीने बारिश होती है और घनघोर बारिश होती है। जब एक बार बरसना शुरू होता है पानी, 3-3 दिन 4-4 दिन बरसता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, इतनी बारिश। कारण क्या? घने जंगल है। जहां जंगल ज्यादा होंगे बारिश अच्छी होगी। और वो सब जंगल चंदन की लकड़ी के हैं। वो सारे जंगल उसने गिरवी रख दिए हैं विदेशी कर्ज लेने के। गांव पंचायत की जमीन गिरवी रख दी है, सब संपत्ति गिरवी रखी है। मैंने सरपंच को कहा कि ये कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उसने कहा मुझे क्या लेना देना, अगला सरपंच भुगतेगा। मैंने तो ले लिया। मैं पूछा तुम लाए क्यों हो इस कर्ज को, करोगे क्या इसका? कहता जी गांव में पानी की व्यवस्था करनी है। मैंने कहा इसके लिए $70 करोड़ थोड़ी लगता है, ये तो छोटी रकम का काम है। उसने कहा उसकी पाइपलाइन बिछानी है, ये करना है, वो करना है, सब उसने हिसाब बता दिया। मैं पूछा तुम पाइपलाइन बिछा रहे हो? उसने कहा हाँ मैंने ठेका दे दिया, ये कर दिया, पाइपलाइन बिछ रही है। पानी कहां से लाओगे? तो तालाब बनेगा। तालाब है क्या? अभी नहीं है। पाइपलाइन बिछ रही है, तालाब नहीं है अभी। वो कब बनेगा? मालूम नहीं। पाइपलाइन बिछ जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा, तालाब है नहीं, पानी आएगा कैसे? तो कह रहा है कि दोबारा चुन के आया तो और कर्ज लाऊंगा, तो फिर तालाब बनाऊंगा, तो फिर पानी आएगा। ऐसे चलता है ये देश। आप सोचो इस देश को कि जितना हमने टैक्स में दिया वो सब खा पी के नेताओं ने जमा कर दिया। थोड़ा बहुत जो विकास काम है वो सब कर्जे से होता है। अब ये कर्ज ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है। बिना ब्याज का कर्ज कौन देगा हमको? अब ब्याज देना पड़ता है तो उसके लिए फिर पैसे चाहिए। तो नेताओं को फिर क्या लगता है कि ब्याज के पैसे भरने हैं तो लोगों को टैक्स और बढ़ाते जाओ। तो टैक्स बढ़ा बढ़ा के आपसे ब्याज का पैसा निकालते रहते हैं। और जितना ज्यादा ब्याज लगेगा टैक्स उतना ज्यादा लगाएंगे। टैक्स जितना लगेगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। तो आप कभी ये सोचते हैं कि 15 पैसे किलो का नमक आपको 15 रुपए का क्यों मिलता है? महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि टैक्स है। आपको ये बात तो मालूम है ना, नमक बनाने में कोई खर्चा नहीं लगता। फोकट का पानी होता है समुद्र का और फोकट का सूरज का प्रकाश है। दोनों ही टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री है, कोई खर्चा नहीं है।
सूरज का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। वो सबसे सस्ते में बनने वाली चीज है, उसको 15 रुपए किलो में इस देश की सरकार बिकवाती है। क्यों? टैक्स है उस पर। भगवान ने जिस पर टैक्स नहीं लगाया उस पर नेताओं ने लगा रखा है। भगवान ने मुफ्त में दिया समुद्र का पानी, भगवान ने मुफ्त में दी है सूरज की रोशनी, भगवान ने ये सब जो मुफ्त का दे रखा है, सरकारों ने इस पे टैक्स लगा रखा है। दाल 12-15 रुपए किलो मिलनी चाहिए, 90 रुपए किलो है। सब्जी 10-12 रुपए किलो होनी चाहिए, 60 रुपए किलो तो टिंडा है, 40-45 रुपए किलो भिंडी है, 24 रुपए किलो आलू है, 20-22 रुपए किलो प्याज है। क्या खाएं, क्या बनाएं? गरीबों के घर में तो आजकल ये आलम है, ये दर्शन है कि वो दाल का तो नाम सुनते हैं बस, 90 रुपए किलो, खाएं कैसे? पैसे ही नहीं। एक दिन में 20 रुपए की आमदनी है। अब 20 रुपए की आमदनी में 1 किलो आटा भी नहीं आता, 26 रुपए किलो आटा है, कहां से गरीब खाएं? तो 84 करोड़ गरीबों की जिंदगी तो नरक हो गई है इस देश में। और नरक तो आपकी भी है, बस आप बोलते नहीं है। कसमसाहट तो सबके घरों में है। मुझे लोग कहते हैं कि पहले घर का खर्चा 5,000 में चलता था, अब 15,000 भी पूरे नहीं पड़ते। 5,000 में घर का खर्च चलता। मेरे पिताजी एक दिन मुझे बताने लगे, वो सरकारी नौकरी में थे, तो वो कहते थे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो 250 रुपए की तनख्वाह मिली थी। और मेरे पिताजी कहते हैं कि 250 की तनख्वाह में, महीने की तनख्वाह 250 रुपए थी, महीने की तनख्वाह में घर का सारा खर्च निकाल के, हम सब लोगों का सारा खर्च निकाल के, पिताजी कहते थे उन्होंने 2 तोला सोना खरीदा था। और वो कहते हैं हर महीने खरीदता था 2 तोले सोना, इतने पैसे बचते थे। अब वो ये कहते हैं कि महीने की आमदनी 20,000 हो जाए तो 2 तोला सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि 15,000 खर्चे में चले जाते हैं, 5,000 बचता है। माने महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश में। और महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, टैक्स और टैक्स और टैक्स। जब आजादी मिली थी तो इस देश में 22-23 तरह के टैक्स थे अंग्रेजों के लगाए हुए। अब आजादी के बाद 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। अब आपके ऊपर जितना ज्यादा टैक्स लगेगा, हर चीज महंगी होगी। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये बाजार से खरीदो 10 रुपए का आता है, ये फैक्ट्री में 1.5 रुपए का बनता है, क्योंकि जो बनाने वाला आदमी है उसको मैं जानता हूं। वो कहता है 1.5 रुपए में बनता है, और वो कहता है 50 पैसे में इस पे मुनाफा लेता हूं, तो 2 रुपए में। अब 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि इस पर टैक्स है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये टाटा कंपनी की घड़ी है, इसका नाम है टाइटन। इनकी फैक्ट्री में एक बार मैं भाषण देने गया था बेंगलोर में, तो मैंने एक मैनेजर को पूछा कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है इसकी कीमत बताओ। कहने लगे कौन सी कीमत बताऊं? मैंने कहा फैक्ट्री में जो बनती है वो कीमत बताओ, बाजार की तो मुझे भी मालूम। तो उसने कहा हमारी फैक्ट्री में ये आपके हाथ वाली घड़ी 70 रुपए में बनती है, और बाजार में ये 570 की, 600 की, 700 की, 800 की, कितने की भी मिलती है। इतना टैक्स है। एक बार मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री में भाषण देने गया, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री में। मैंने उनसे पूछा सीमेंट कितने का बनता है? तो उन्होंने कहा कौन सी कीमत? मैंने कहा ये फैक्ट्री वाली। तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में 50 किलो सीमेंट का पैकेट 76 रुपए में बनता है, हमको वो 240 रुपए में मिलता है, क्योंकि उस पर टैक्स है। केंद्र सरकार का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स अलग है। एक दिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में भाषण देने गया, लोहा बनाती है वो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं उनको पूछा भाई 1 किलो लोहा कितने में बनता है? उसने कहा 12 रुपए में बनता है, 50 रुपए में आपको मिलता है, क्योंकि टैक्स है उस पर। एक बार ये डीजल पेट्रोल बनाने वाले कारखानों में मैं गया, ONGC, भारत पेट्रोलियम। उनको मैं पूछा 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? उन्होंने कहा जी 12-12.5 रुपए का बनता है, आपको 50 रुपए का हम बेचते हैं, क्योंकि हम टैक्स लेते हैं आपसे।
डीजल 7.5-8 रुपए लीटर में बनता है, 35 रुपए लीटर हमको देते हैं। और 2-4 बातें बताता हूं। ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर जो बड़ा 5 लाख में आप खरीदते हो, वो सिर्फ 1,80,000 में बनता है। मारुति